हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 38 है। आप सभी को पता है इसमें लास्ट एंड पर यानी लेक्चर नंबर 37 में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो था आपका पॉलीमर, और ये टॉपिक है आपका चैप्टर 7 का। चैप्टर 7 का नेम है आपका पॉलीमर और इसी का पहला टॉपिक है पॉलीमर। तो लास्ट एंड पर हमने इसमें आपको पॉलीमर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन इसका 5 पार्ट में किया गया है और 5 पार्ट को भी 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हर एक पार्ट के कुछ और पार्ट्स भी हैं। तो उसमें लास्ट एंड पर ऑन द बेसिस ऑफ किसके बारे में बात की थी कि क्या क्या चीज हमारे पास प्रेजेंट है। जैसे आपका क्या था, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, ये जो थे इसके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम इसके बी पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर्स। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर्स मोनोमर्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, उनकी नेचर के बेसिस पर हम इसमें बात करने वाले हैं। तो मोनोमर यूनिट्स की नेचर के बेसिस पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है आपका होमोपॉलीमर और एक है आपका कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। होमोपॉलीमर वो पॉलीमर्स होते हैं जो आपके एक ही मोनोमर यूनिट से बनाए जाते हैं। एक ही मोनोमर यूनिट रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है, रिपीट होती रहती है, और उससे जो आपका पॉलीमर बनता है उसे हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। कोपॉलीमर वो होते हैं जो अलग अलग मोनोमर यूनिट से मिलकर बनाए जाते हैं। वो आपके क्या आते हैं, कोपॉलीमर्स के अंदर आते हैं। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले आपका फर्स्ट पार्ट होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर्स दीज आर, या फिर लिखिए विच, जो मोनोमर यूनिट एक ही मोनोमर यूनिट को जोड़कर एक ही मोनोमर यूनिट के रिपीटेशन से पॉलीमर बनते हैं, उनको होमोपॉलीमर कहे जाते हैं। दीज आर फॉर्म्ड, ऐसे लिखेंगे, दीज आर फॉर्म्ड by the polymerization of same monomer units, एग्जाम्पल की बात करेंगे इसमें। अब देखिए हम इसमें एग्जाम्पल भी करेंगे और साथ साथ उनका पॉलीमराइजेशन भी शो करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो लास्ट एंड पर जिनका मैं आपको पॉलीमराइजेशन बता चुकी हूँ। अब उनको हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल में सब लिखाऊंगी। इसमें सबसे पहले है इसमें पॉलीथीन, या जिसको हम बोलते हैं पॉलीइथाइलीन। पॉलीथीन। सेकेंड है इसमें आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये सब आपके एक ही मोनोमर यूनिट से बनते हैं। इसमें मोनोमर यूनिट है इथाइलिन, इसमें है आपकी विनाइल क्लोराइड, और फिर है आपका पॉलीविनाइल नाइट्राइल। नेक्स्ट है पॉलीविनाइल नाइट्राइल, इसमें आपका होता है विनाइल साइनाइड, इसमें मोनोमर यूनिट होती है। ठीक है। फिर है आपका नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, ये भी आते हैं। एक आता है इसमें ऑरलोन, ये भी हम बना चुके हैं। ठीक है, ऑरलोन भी बना चुके हैं। नेचुरल रबर, नेक्स्ट नेचुरल रबर भी बना चुके हैं हम, नेचुरल रबर। फिर है आपका एक सिंथेटिक या आर्टिफिशियल रबर, सिंथेटिक या आर्टिफिशियल, नेचुरल रबर, आर्टिफिशियल रबर। और इसमें क्या आ जाएगा, एक और आएगा, इसमें बहुत सारे हैं। पॉलिस्टीरीन है, पॉलीस्टाइरीन जिसको हम बोलते हैं, पॉलिस्टीरीन।
ठीक है। और इसमें एक नाइलॉन 6 आता है और टेफ्लॉन भी इसी के अंदर आता है, नाइलॉन 6 और टेफ्लॉन। ठीक है, नहीं नाइलॉन 6 रहने दो, टेफ्लॉन लिख लो इसमें, सिर्फ टेफ्लॉन। इन सारों के बारे में बात करेंगे, जो हम लास्ट टाइम पर बना चुके हैं उन्हें हम रिपीट नहीं करेंगे। वैसे टेफ्लॉन भी हम इसमें बना चुके हैं। क्या क्या बना चुके हैं मैं वो बता देती हूँ आपको। एक नेचुरल रबर हो गया आपका, और इसमें एक टेफ्लॉन हो गया, ऑरलॉन हो गया, और पॉलीविनाइल नाइट्राइल हो गया। अब बाकी जो बचे हुए हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नोट कर लीजिए, पहले आप इसका नोट करिए, फिर हम एक एक करके सारों के बारे में बात करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब इसमें हम बनाने वाले हैं सबसे पहले पॉलीथीन। पॉलीथीन कैसे बनता है? पॉलीथीन बनाने के लिए मोनोमर यूनिट ली जाती है इथाइलिन, जो आता है आपका CH2CH2, ये है आपका इथाइलिन। ठीक है, इसका हम करते हैं पॉलीमराइजेशन, इसका हम करते हैं पॉलीमराइजेशन। और इसका पॉलीमराइजेशन करने पर क्या होता है, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होता है और ये दोनों साइड को रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और यहां से ये बनाता है CH2CH2। अब ऐसा भी है, ये जो मैं आपको एग्जांपल करा रही हूँ किसी और चीज के भी एग्जांपल है, मतलब जैसे इसमें हम आगे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप एक एक एग्जांपल को अच्छे से नोट करिए। जो हम एक बार स्ट्रक्चर बना चुके हैं जिनकी, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, उसे आप पीछे से नोट डाउन कर लीजिए अगर आप प्रॉपरली नोट्स बना रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबसे पहला पॉलीथीन, ये हो गया। अब इसके बाद है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, या जिसको हम बोलते हैं PVC। PVC ये जो बनता है आपका विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है, और ये जो रिएक्शन होती है सभी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट बना रहे हैं हम इसमें, आप हेडिंग डाल के तभी ना अलग से नोट करिएगा। जैसे पॉलीथीन डाल लिया, फिर ये लिखा, फिर अब पॉलीविनाइल क्लोराइड डालेंगे, फिर नेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, मोनोमर यूनिट्स भी मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ। अब इसमें नेक्स्ट है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC जिसको हम बोलते हैं, और ये बनता है आपका विनाइल क्लोराइड से, जो आपका होता है N मॉलिक्यूल्स ऑफ लेंगे CH2CH2Cl, ये होता है आपका पॉली नहीं विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। इसका करेंगे पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन और हाई टेम्परेचर प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर प्लस हाई प्रेशर। तो यहां से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा, जैसे लास्ट टाइम पर हमने PAN बनाया था ना, पॉलीएक्राइल नाइट्राइल, इसी तरह से, अरे ये पॉलीएक्राइल नाइट्राइल है, पॉलीएक्राइल नाइट्राइल बनाया था ना, ठीक इसी तरह से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से एक बॉन्ड इधर जाएगा और एक बॉन्ड इधर, और ये किस टाइप से स्ट्रक्चर बना लेगा, कुछ इस तरह से, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये इधर और ये Cl, यहाँ से ये बन गया आपका, क्या बन गया, PVC बन गया। क्लियर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया। PAN हमने बना लिया है, पॉलीएक्राइल नाइट्राइल जो होता है, इसलिए हम इसको अब रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल रबर, पहले नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट अब इसमें है आपका आर्टिफिशियल रबर। आर्टिफिशियल रबर, आर्टिफिशियल रबर और नेचुरल रबर भी हम लास्ट टाइम पे बना चुके हैं, अब हम आर्टिफिशियल रबर बनाएंगे। नेचुरल रबर जो हमने बनाया था आइसोप्रेन से बनाया था, और नेचुरल रबर आइसोप्रेन से बनाया था, और अब आर्टिफिशियल रबर क्लोरोप्रेन से बनाएंगे, क्लोरोप्रेन से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोप्रेन क्या होता है, क्लोरोप्रेन होता है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन, ये होता है आपका क्लोरोप्रेन। क्लियर है इतनी बात? आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। अब यहाँ से हम लेंगे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेकर करते हैं, तो यहाँ से आएगा ये आपका CH2Cl, और यहाँ पर आएगा आपका CH2CH2।
ठीक वैसे ही जैसे हमने नेचुरल रबर में बॉन्ड्स ब्रेक किए थे, ठीक ऐसे ही इसमें भी बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और यहाँ पर आपके ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर डबल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आपका आर्टिफिशियल रबर या जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक रबर। क्लियर? यहाँ से आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CCl, ये आएगा Cl और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये इधर, ये बन गया आपका यहाँ से आर्टिफिशियल रबर। आर्टिफिशियल रबर भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पॉलीस्टीरीन की तरफ। पॉलीस्टीरीन की तरफ, पॉलीस्टायरीन या पॉलीस्टीरीन की तरफ। टेफ्लॉन हम बना चुके हैं, पॉलीस्टीरीन है इसका लास्ट वाला एग्जाम्पल। चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। अब इसमें हम बनाएंगे पॉलीस्टीरीन। ये आपका जो बनता है स्टायरीन से बनता है। स्टायरीन क्या होता है, इसमें एक बेंजीन रिंग पर आपका CH2 प्रेजेंट होता है, वो होता है आपका स्टायरीन। ठीक है, उसका पॉलीमराइजेशन करेंगे हाई टेम्परेचर प्रेशर पर। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रिएक्शंस होती हैं। क्लियर? अब इसके बाद क्या करेंगे, पॉलीस्टीरीन बनाएंगे। सुंदर सी बेंजीन रिंग बना लेना और उसके अंदर एक छोटी सी गोली भी बना लेना। ये रही आप इस तरह से, ये आता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये लेंगे हम यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल और ये है आपका स्टायरीन। क्लियर? अब इसके बाद ये इधर बॉन्ड बना लेगा और ये इधर बॉन्ड बना लेगा, इस तरह से रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये आ गया आपका यहाँ से, ये बन गया यहाँ से CH2, बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 इधर भी और इधर भी, और ये जो बना आपका यहाँ से N, होल N, ये बन गया आपका पॉलीस्टीरीन। क्लियर? सारे एग्जांपल हो गए डन। आर्टिफिशियल रबर भी हो गया, पॉलीस्टीरीन भी हो गया, टेफ्लॉन लास्ट फ्रंट पर हम बना चुके हैं। आप क्या करिए, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हम कोपॉलीमर के बारे में बात करेंगे, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स वो होते हैं, वो पॉलीमर्स होते हैं जो अलग अलग मोनोमर यूनिट के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन में क्या आ जाएगी, दीज आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन, अरे पॉलीमराइजेशन ऑफ डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स, ऑफ डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स, जो अलग अलग मोनोमर यूनिट के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे अब इसमें हम, सबसे पहले आएगा आपका ब्यूना एस। इनकी मोनोमर यूनिट भी मैं आपको लिखाऊंगी, लेकिन वो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब। एक होता है आपका ब्यूना एन, होता है ब्यूना एन। एक होता है आपका बेकेलाइट, जिसको हम बोलते हैं नेवोलेक। क्या बोलते हैं, नोवालेक। एक होता है आपका नाइलॉन 66, और एक और है इसमें आपका, वो क्या है, पॉलिएस्टर। क्या है नेक्स्ट इसमें, पॉलिएस्टर भी हम बना चुके हैं लास्ट टर्न पर। नाइलॉन 66 भी बना चुके हैं। अब बचे आपके ये तीन, ब्यूना एन, ब्यूना एस और बेकेलाइट, जिसको हम नेवोलेक भी कहते हैं। पहले आप इनका एग्जाम्पल का नोट करिए, फिर हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हम बनाते हैं ब्यूना एस। ब्यूना एस किससे बनता है, ब्यूना एस बनता है पॉलीमराइजेशन के। दो मोनोमर यूनिट ली जाती हैं, एक तो होता है आपका ब्यूटाडीन और एक होता है आपका स्टायरीन, जिससे आपका बनता है ब्यूना एस। ब्यूना एस के बारे में बताएंगे तो हेडिंग लिखिएगा ब्यूना एस, और ये बनता है ब्यूटाडाइन और स्टायरीन के पॉलीमराइजेशन से। ब्यूटाडाइन क्या होता है, जैसे हम अब तक बनाते आए हैं, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल CH, ये आएगा सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये है आपका ब्यूटाडाइन और यहां से हम लेंगे स्टायरीन। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही स्टायरीन के लेंगे। ये आ गया आपका स्टायरीन। अब इनका हम पॉलीमराइजेशन करेंगे, और जो इनका पॉलीमराइजेशन होता है वो कैसे होता है, जैसे अब तक करते आए हैं।
अभी बताते हूँ आपको। यहाँ पर हम लिखेंगे पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। क्लियर। अब देखो पॉलीमराइजेशन कैसे होता है इनका। देखो यहां से ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा, यहां से ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा। जैसे मान लो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव बन गया, इस तरह से मान लो, तो ऐसे ही इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव बनेगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पर आपका ये स्टायरिन का ये वाला डबल बॉन्ड डिसोसिएट होता है, इस पर आपका नेगेटिव और इस पर आपका पॉजिटिव बनेगा। तो इस तरह से ये आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, ये बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, और इसी तरह से ये बॉन्ड बना लेगा किसी और, इस तरह से ब्यूटाडाइन के साथ। क्लियर है। तो यहां से इस तरह से आपके बॉन्ड बनते हैं। तो ये आ जाएगा आपका CH2 इधर बॉन्ड और एक बॉन्ड बीच में, फिर CH और फिर डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये CH2 किससे जुड़ेगा, इस CH2 से, बीच में सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड, और इस CH2 से कौन जुड़ेगी, आपकी स्टायरिन वाली वो रिंग। क्लियर। ये बन गया आपका यहाँ से ब्यूना S बन गया। क्लियर है। ये बन गया ब्यूना S और यहाँ पर आ गया आपका होल N। और जो ब्यूना S का यूज होता है, ये जो यूज किया जाता है इसका टायर की रबर बनाने में यूज किया जाता है। जैसे आपके टायर्स होते हैं ना, बाइक, साइकिल, कार, इनके टायर्स बनाने में जो रबर यूज की जाती है उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है ब्यूना S का। ठीक है। एक तरह से ये भी आर्टिफिशियल रबर का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब इसके बाद है आपका ब्यूना N। ब्यूना N जो बनता है ये आपका बनता है ब्यूटाडाइन। ब्यूना N जो बनता है ये बनता है ब्यूटाडाइन से, और किससे बनेगा, ये बनता है आपका विनाइल क्लोराइड या फिर एक्राइल नाइट्राइल से। क्लियर। विनाइल क्लोराइड लेंगे या फिर एक्राइल नाइट्राइल लेंगे और उसके पॉलीमराइजेशन से बनता है ब्यूना N। विनाइल क्लोराइड या फिर एक्राइल नाइट्राइल ब्यूटाडाइन के साथ मिक्स करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या ले लूं, यहाँ पर ले लें हम विनाइल एक्राइल नाइट्राइल ले लें, जो होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CN, ये ले लें। N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे। ये है आपका एक्राइल नाइट्राइल, या फिर क्या ले सकते हैं हम इसकी जगह पर, या फिर हम ले सकते हैं इसकी जगह पर विनाइल साइनाइड। तो यहां से जैसे अब तक रिएक्शन करते आए हैं बिल्कुल वैसी रिएक्शन होगी। ये बॉन्ड ब्रेक होंगे आपके और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, ब्यूना N बन जाएगा। क्लियर। आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड, ये आ जाएगा आपका यहाँ से CH, और ये आएगा यहाँ से आपका CN आएगा। क्लियर। ये बन गया आपका यहाँ से कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4 और 2 इसके। तो ये बन गया आपका यहाँ से ब्यूना N। क्लियर। ब्यूना N। अब इसके बाद है आपका ये हो गया। अब बनाएंगे हम बेकेलाइट। ब्यूना N हो गया, बेकेलाइट बनाएंगे, पहले से नोट करिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें बेकेलाइट। बेकेलाइट जो बनता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन। तो सबसे हम क्या लेंगे, पहले फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, इससे क्या बनता है, बेकेलाइट और नेवोलेक बनता है इसके पॉलीमराइजेशन से। तो सबसे पहले लेंगे हम फिनॉल। याद रखिएगा पहले हम फिनॉल मिलाएंगे, फिर हम मिलाएंगे फिनॉल में फॉर्मेल्डिहाइड, फिर क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल, फिर उसमें फॉर्मेल्डिहाइड, फिर फिनॉल, फिर फॉर्मेल्डिहाइड। एक ऑर्डर में रिपीटेशन होता है इनका। क्लियर। ये बन गया आपका यहाँ से फिनॉल। अब बनाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है आपका HCHO। क्लियर। अब यहाँ से हम करेंगे इसका पॉलीमराइजेशन लिख लेना है यहाँ पर। अभी हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो इसको मैं आपको एक एक स्टेप में करके बताऊंगी, एक एक स्टेप में कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ से आपका बनता है ऑर्थो पैरा पोजिशन पर CH2OH ग्रुप आकर जुड़ जाता है। देखो जैसे यहाँ पर क्या होगा, एक H ग्रुप होगा, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या बना लेगा, ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव बनाएगा ये ग्रुप।
ये आ गया OH और यहाँ पर CH2OH आ गया। ठीक इसी तरह से ये एक पैरा पोजीशन पर भी प्रेजेंट होगा। ऑर्थो पैरा पोजीशन आप सभी जानते हैं कौन सी होती है, ये आ गई आपके यहाँ से CH2OH। अब यहाँ से हम ऑर्थो डेरिवेटिव उठाते हैं और फिर उसका आगे पॉलीमराइजेशन करते हैं। अब देखो फॉर्मल्डिहाइड मिलाया, अब इसमें फिनॉल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? फिनॉल। पहले से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखो इसमें आगे नेक्स्ट मैं बता रही हूँ इसी रिएक्शन में आगे। अब इसमें क्या मिलाएंगे? अब इसमें मिलाएंगे फिनॉल। क्या मिलाएंगे? फिनॉल। फिनॉल ऐड करिए इसमें, फिनॉल मैं इधर ऐड कर दूं, आप दोबारा लिखना इसको और फिर आगे से रिएक्शन को कैरी ऑन करना। ये आ गया यहाँ से OH। अब देखो फिनॉल का यहाँ पर भी एक कोई H ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये H इस H2O को इस OH को लेकर क्या हो जाएगा? H2O की फॉर्म में बाहर हो जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से ये ग्रुप कुछ इस तरह से बन जाएंगे। ये आ गया आपका OH CH2OH। क्लियर? तो यहां से इस तरह से आपका इंटरमीडिएट बनता है। अब मैं आपको बताऊंगी इसकी डायरेक्ट रिएक्शन एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेकर कैसे रिएक्शन की जाती है। क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो यहां से मैंने आपको ऑर्थो डेरिवेटिव से बताया, अब इसमें पैरा डेरिवेटिव से भी ये ग्रुप रिएक्ट कर सकता है। अब देखो मैंने ऑर्थो पोजीशन से बताया, अगर पैरा पोजीशन से रिएक्ट करेगा, पैरा पोजीशन से रिएक्ट करेगा तो जैसे फिनॉल ग्रुप इधर आके जुड़ा है ना, इसी तरह से फिनॉल ग्रुप नीचे जुड़ते चले जाएंगे। क्लियर है? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ से। तो अब देखो यहाँ से मैं आपको रिएक्शन बताने वाली हूँ एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेकर। इसकी रिएक्शन जो होती है वो किस तरह से की जाती है एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेकर। वैसे तो इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से रिएक्शन होती है। तो अब यहाँ से लेंगे हम फिनॉल, ये आ गया आपका OH और यहाँ से एन नंबर ही मॉल लेंगे HCHO के। अब यहाँ से हम कर रहे हैं इसका पॉलीमराइजेशन और यहां से क्या रिमूव होता है? N-1 वाटर मॉलिक्यूल, N-1 H2O यहां से क्या होता है? रिमूव होता है। क्लियर है? अब यहां से देखो ग्रुप कैसे जुड़ेगा, ये CH2 ग्रुप इधर इस तरह से आकर जुड़ जाएगा। N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको एक इंटरमीडिएट बनाकर दिखाया था ना, ठीक ऐसे ही इंटरमीडिएट आपका यहाँ पर बन जाता है। OH CH2 एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेकर बता रही हूँ मैं रिएक्शन। आपने अगर पहले वाली रिएक्शन नोट ना करी हो तो उसे नोट कर लेना, क्योंकि अगर आप पहले वाली रिएक्शन नोट करोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। ये ग्रुप नीचे से भी क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। क्लियर है? और ये आ गया यहाँ पे, यही होता है आपका नेवोलैक और इसी को बोलते हैं हम बेकेलाइट। क्या बोलते हैं? बेकेलाइट। और देखो नेवोलैक तो ये हो गया, अब ऐसे ही बहुत सारे नेवोलैक मिलेंगे तो क्या बनेगा? बेकेलाइट बनेगा। ये बन गया आपका नेवोलैक। अब देखो यहाँ पर नेवोलैक बन गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पे कोई H ग्रुप जुड़ा होगा, इस H ग्रुप के साथ कोई और सा फिनॉल क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और उस तरह से क्या बना लेगा? बेकेलाइट बना लेगा। क्लियर है? आई होप आप सभी को ये एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम C पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए अब इसमें आगे है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तीसरा पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका लीनियर पॉलीमर, दूसरा है आपका ब्रांच पॉलीमर और तीसरा है आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर वो होते हैं जिसमें मोनोमर यूनिट लीनियरली प्रेजेंट होते हैं, या कह सकते हो कि पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट होते हैं। देखो एक मोनोमर यूनिट ऐसे, दूसरी ऐसे, फिर तीसरी ऐसे, फिर चौथी ऐसे, इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। ब्रांच पॉलीमर में क्या होते हैं? ब्रांच पॉलीमर में सारे मोनोमर यूनिट एक इरेगुलर ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। मान लो एक ये है, दूसरी यहाँ जुड़ गई, तीसरी नीचे जुड़ गई, चौथी इसके ऊपर, फिर पांचवी पहले वाली से जुड़ गई, इस तरह से प्रेजेंट होती है। क्रॉस लिंक पॉलीमर में होते तो ये लीनियरली प्रेजेंट है, बट वे एक दूसरे से भी जुड़े रहते हैं ब्रांचेस के थ्रू। ठीक है, तो सारों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलीमर के बारे में। लीनियर पॉलीमर सबके बारे में नोट करेंगे। सबसे पहला है आपका लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर, दीज आर फॉर्म्ड बाय द पैरेलल एडिशन, या फिर दीज आर फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल मोनोमर यूनिट्स, या ऐसे लिखेंगे दीज पॉलीमर्स आर formed, these
polymers are formed by the parallel arrangement of by the parallel arrangement of monomer units क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में, इन मोनोमर्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं इनके बीच में, और इसी वजह से इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी होते हैं। लिख लीजिए, इसमें ऐड करके लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स exist between these polymers या between them and due to it, आगे लिखिए इसमें, due to it melting and boiling points are high, due to it melting point and boiling points are high। कैसे होते हैं, हाई। एग्जाम्पल में लिखेंगे इसमें, एग्जाम्पल में आता है इसमें आपका हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन। क्या आता है, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, इनके बारे में मैं बताऊंगी आपको, पॉलीथाइलिन, ठीक। और जिसको हम बोलते हैं HDP, जिसको हम क्या बोलते हैं, HDP बोलते हैं। और इसमें एक आता है नाइलॉन, PVC पॉलीफिनाइल क्लोराइड होता है, और इसमें आता है पॉलिस्टरीन और नाइलॉन, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें हम PVC कर चुके हैं, पॉलिस्टरीन कर चुके हैं, और नाइलॉन भी हम बना चुके हैं। अब हम बनाएंगे इसमें हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन। हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन बनता है इथाइलिन के पॉलीमराइजेशन से, जो हमने आज ही इसमें डिस्कवर किया है या डिस्कस किया है, कुछ भी समझ लो आप। पहले आप इसके एग्जाम्पल नोट करिए, फिर हम हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन बनाते हैं। लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन बनाने से पहले हमें इसमें बनाना पड़ेगा लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, और वो बनता है जो हम बना चुके हैं अब तक। देखो, इसमें दूसरे वाले का एग्जांपल भी इसी के अंदर आ जाएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, और उससे ही बनता है आगे। अब देखो यहाँ पर, या फिर आप चलो अलग अलग लिख लो। हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन कैसे बनता है, इसमें हम इथाइलिन लेते हैं, इसमें हम क्या लेते हैं, इथाइलिन लेते हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और ये जो रिएक्शन की जाती है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 3 से 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 3 से 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। और यहाँ पर एक कैटलिस्ट भी लिया जाता है जो आपका होता है C2H5 का होल थ्राइस Al प्लस TiCl4। इसकी प्रेजेंस में जो आपका यहाँ से इथाइलिन बनता है उसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन। ये बनता है आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से जो बनता है आपका HDP बनता है। क्लियर है, तो ये बन गया आपका हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन। मैं आपको बता भी देती हूँ कि इसमें किस तरह से अरेंज होते हैं। एग्जांपल के बाद आप इसमें स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए एक मोनोमर यूनिट एक ये हो गई, तो इसी तरह से दूसरी मोनोमर यूनिट होगी, इसी तरह से तीसरी मोनोमर यूनिट होगी। ठीक ऐसे ही आपके मोनोमर यूनिट्स अरेंज होती हैं। ये आ गया आपका लीनियर पॉलीमर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जो है आपका ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ब्रांच पॉलीमर जो बनते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट से बनते हैं मोनोमर यूनिट्स के। मोनोमर यूनिट्स के इरेगुलर अरेंजमेंट से जो पॉलीमर्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर। और इसमें किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से प्रेजेंट होते हैं मोनोमर यूनिट, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी आपको। सेकेंड पार्ट है इसका ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच्ड polymer. Branched polymer, these polymers are formed by the irregular arrangement of monomer units। जैसे आपका क्या है ये, जैसे आपका ये एक पॉलीमर दे दिया, यहाँ पर ये एक पॉलीमर है, दूसरा पॉलीमर यहाँ जुड़ गया, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा इधर, सातवां इधर, आठवां इधर। इस तरह से जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना कि एक में से दूसरी निकली होती हैं, ठीक इसी तरह से ब्रांच पॉलीमर होता है। अब इसमें एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं,
एग्जाम्पल लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, ठीक है। और लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन में बताऊंगी कैसे बनता है। और इसमें आपका आता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च, इंसुलिन, सेल्यूलोज, स्टार्च, स्टार्च, इंसुलिन, इंसुलिन और न्यूक्लिक एसिड्स, जैसे आपके डीएनए होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन, ठीक। ये आ गए आपके इसके एग्जाम्पल। अब देखो लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन कैसे बनता है। बनता तो वो ऐसे ही है, बस इसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है। कम से कम 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और इसी तरह से प्रेशर भी इसमें बहुत हाई होता है। प्रेशर कितना, 1500 से 2000, 1500 से 2000 एटमॉस्फेरिक इसका प्रेशर रखते हैं। और यहाँ पर कैटलिस्ट जो आता है, या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है, या फिर इसमें आता है पेरोक्साइड, या फिर आता है इसमें पेरोक्साइड। और इसी तरह से बनता है आपका लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन। क्लियर, एग्जांपल समझ में आ गए। अब इसका तीसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो है आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर। जो होते हैं आपके क्रॉस लिंक पॉलीमर, उसकी डेफिनेशन में लिखूंगी, पहले आप इसे नोट करिए, मैं इसको रफ करूंगी। फिर देखिए इसका थर्ड पार्ट जो है आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर में इन दिस पॉलीमर मोनोमर यूनिट जो होती हैं लीनियरली अरेंज्ड होती हैं, अरेंज्ड इन लीनियर ऑर्डर, जैसे ये होते हैं इस तरह से, ऐसे अरेंज होते हैं। बट देयर चेन्स आर ऑल्सो लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इनकी जो चेन्स होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी जुड़ी होती हैं। जैसे ये चेन ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ गई, ये इस तरह से जुड़ गई, ये यहाँ से जुड़ गई, ये यहाँ से, इस तरह से जो आपके पॉलीमर बनते हैं इनको क्रॉस लिंक पॉलीमर कहते हैं। अब इनमें एग्जाम्पल में आता है, एक तो आ गया आपका बेकेलाइट, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन। बेकेलाइट और नेवोलेक हम बना चुके हैं, अब इसमें हम बनाने वाले हैं यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन। जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर है, ये आपका बनता है यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे हमारा यूरिया, जो आपका होता है NH2CO NH2, ठीक है। और यहाँ से हम लेंगे यूरिया, ले लिया। अब बचा क्या, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड लेंगे जो होता है आपका HCHO। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक इंटरमीडिएट बनाएंगे और फिर उससे पॉलीमराइजेशन करते रहेंगे। तो यहाँ पर आपका कैसे बनता है, देखिए यहाँ से ये आपका जो H है ये निकलकर इसके साथ आकर जुड़ जाता है और ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर बन जाएगा आपका NH2CO NH, फिर इस NH से जुड़ेगा ये वाला CH2, इस तरह से CH2, और फिर इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा यहाँ पर H। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फिर से यूरिया मिलाएंगे। यूरिया मिलाने के बाद एक आपका इंटरमीडिएट बनेगा, फिर इसी तरह से उसमें यूरिया मिलाया, फिर फॉर्मल्डिहाइड, फिर यूरिया, फिर फॉर्मल्डिहाइड, इसी तरह से आपका पॉलीमराइजेशन होता चला जाएगा और आपका यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का रेजिन बन जाएगा। क्लियर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फिर से क्या ऐड ऑन कर रहे हैं, इसमें हम फिर से ऐड ऑन करेंगे यूरिया, जो आपका होता है NH2CO NH2। नॉर्मली रिएक्शन होगी जैसे अब तक करते आए हैं। इसमें आपका क्या होता है, इसमें ये वाला जो OH है, ये वाला जो OH है, ये OH आपका इसके एक H के साथ H2O की फॉर्म में क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है और यहाँ से आपका ये इंटरमीडिएट बन जाता है। जैसे NH2, ये वाला CO, ये NH और ये CH2, ये OH रिमूव हो गया। इस CH2 से कौन जुड़ेगा, एक NH जुड़ेगा, क्योंकि इसका एक H भी इसके साथ जा रहा है तो यहाँ पर NH बचेगा। ये आ गया CO, ये आ गया NH2, ये बन गया आपका यहाँ से इंटरमीडिएट। अब इसके बाद हम क्या बनाने वाले हैं, इसके बाद हम बनाने वाले हैं यहाँ से यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। पॉलीमराइजेशन में आपको यहाँ पर शो करने वाली हूँ। पॉलीमराइजेशन में क्या करते हैं हम, पॉलीमराइजेशन में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेते हैं, यूरिया के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही लेंगे फॉर्मल्डिहाइड के, और यहाँ से क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन लिखेंगे, पॉलीमराइजेशन। और यहाँ से मैं डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन शो करूंगी। यहाँ से क्या बनता है आपका, इसी तरह से जैसे हमने ये बनाया ना, ठीक इसी तरह से आपका क्या बन जाता है, ठीक इसी तरह से आपका
यहाँ से ग्रुप बन जाता है। बस यहाँ पर जो ये NH2 है ना, इस NH2 की जगह पर हम क्या शो करेंगे, NH शो करेंगे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पर भी कोई फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप है। ये बन गया आपका यहाँ से यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। और यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं, कितने रिमूव होते हैं, जब हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे तो एक रिमूव हुआ था, तो यहाँ पर N मॉलिक्यूल है तो N-1 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होंगे, रिमूव होंगे। ये हो गए आपके आज का टॉपिक कंप्लीट। अभी इसमें 2 पार्ट्स और हैं, वो दोनों पार्ट हम करेंगे इसमें नेक्स्ट टर्न पर। आज हम इसमें इतना ही करेंगे क्योंकि वो दोनों पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है और लेंदी है, तो थोड़ा होश पौश ना करके थोड़ा इजिली समझेंगे इसको। क्लियर है? और अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उस पर अपनी आईडी बनाइएगा, सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहां से ऐड हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर इस टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।